स्वागत है आप सभी का। देखिए आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे अभ्यास यानी कक्षा 9 का जो विज्ञान है उसका हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। और अध्याय नंबर क्या था हमारा? अध्याय नंबर 1 है हमारे आसपास के पदार्थ का जो प्रश्नावली है उसको हम सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले जितने भी लेक्चर बने हुए हैं सारे थ्योरी बेस्ड हैं और सारे थ्योरी हमने बता दिया है, ठीक है। और आज हम इसको सॉल्व करना सीखेंगे। यानी अभ्यास क्या है? अभ्यास 1, ठीक है। तो अभ्यास 1 देखिए, 1 नंबर, यानी कि हम देखेंगे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तन करें। देखिए मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, दूसरा आप करिएगा। देखिए इस सूत्र को याद रखिए। ये किसमें दिया है? पहले देखिए, ध्यान दीजिए, ये किसमें दिया है? ये दिया गया है केल्विन में। ये जो है ना, ये केल्विन में दिया गया है। ये भी कितने दिया है? केल्विन में। हमें किसमें बदलने के लिए बोला गया है? हमें बोला गया है कि आप इसको सेल्सियस में बदल दीजिए, ठीक है। तो हम इसे क्या कर देंगे? सेल्सियस में बदलेंगे, ठीक है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमारा एक सूत्र होता है। इस सूत्र को आप याद रखिएगा, ठीक है। हम सूत्र को याद रखेंगे। सूत्र क्या है हमारा? देखिए हमारा सूत्र है, इसको हम सेल्सियस में बदलने वाला सूत्र ये है कि C बराबर K माइनस 273, ठीक है। यानी अगर आप केल्विन की जो वैल्यू दी रहेगी ना उसमें से आप 273 घटा देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा मिल जाएगा सेल्सियस में। हमारा जो आंसर आएगा वो बदल जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैं इसको एक बदल के दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा 300 केल्विन दिया गया है। ये देखिए ये हमारा 300 केल्विन दिया गया है ना, इसको आपको सेल्सियस में बदलना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ये सूत्र दिया गया है, इस सूत्र दिया गया है सी, ठीक है, इक्वल टू केल्विन में वैल्यू कितना दिया है? 300, तो यहाँ पे 300 रख देंगे, ठीक है। और माइनस 273 ये हमारे फार्मूला में ही है, ठीक है, 273 पहले से है। तो आप इसे घटा देंगे तो आपका सेंटीग्रेड में वैल्यू आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300 में से 273 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपका इसमें वैल्यू आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इसको देखना है। चलिए आप बी नंबर वाले जो क्वेश्चन है इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए इसको आप सॉल्व करिएगा खुद से। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन ये है कि बोला गया है कि निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित करें। तब देखिए इसको आपको केल्विन में परिवर्तन करना है तो सिंपल है, आप वही फार्मूला यूज करिए। और यहाँ पे देखिए इस ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका दिया था केल्विन में वैल्यू, ठीक है। और नीचे वाले वैल्यू में आपका सेंटीग्रेड में वैल्यू दे दिया है और आपको केल्विन में बदलना है। तो वही चीजें करनी है। सबसे पहले क्या करनी है? आपको फार्मूला लिखना है। देखिए इसको मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। आपको फार्मूला लिखना है C इक्वल टू क्या होता है? K माइनस 273 होता है, ये होता है ना, ये हमारा फार्मूला होगा, ठीक है। और इस फार्मूले पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए नंबर को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे सी की वैल्यू पहले से दे दिया था, हम यहाँ पे सी रख देंगे, सी की वैल्यू, ठीक है, 25 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस। और के की वैल्यू हमें निकालनी है -273 पहले से। देखिए इसको पक्षांतर करके इधर लेकर आएंगे तो -273 जब इधर आ जाएगा तो +273 हो जाएगा। यानी के इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 पहले से है, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो +273 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए 273 में अगर आप 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 5 3 8 7 2 9 298, कितना हो जाएगा? 298 केल्विन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये दोनों सॉल्व कर दिया है। और ये जो आप सॉल्व करेंगे ये वाले मार्क कर देता हूँ इसको, ये वाले चीज़ें आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये भी आप सॉल्व करेंगे तो कर लीजिएगा, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखें। इसका कारण लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसका कारण क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है ए नंबर में, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, बोल क्या रहा है? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को एक लिक्विड होता है, ठीक है। अगर उसको हम क्या कर देते हैं, वैसे ही छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है कि वो जैसे ही नेपथलीन रखा जाता है ना तो कुछ भी ठोस नहीं छोड़ता है और डायरेक्ट किसमें बदल जाता है? वो किसमें बदल जाता है? अदृश्य हो जाता है। किसमें बदल जाता है? अदृश्य। यानी कि नेपथलीन हमारा क्या है? नेपथलीन एक वाष्पशील ठोस है, ठीक है।
क्या है, एक वाष्पशील ठोस है। अगर उसको आप रख देते हैं वैसे ही ना, तो वो क्या करेगा, ठोस से तो पहले लिक्विड में आना चाहिए, लेकिन लिक्विड में ना आकर के सीधे किस में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा बताइए, सोचिए, सीधे वो गैस में बदल जाता है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं यहाँ पे हमारा नेप्थलीन है, ठीक है, ये हमारा नेप्थलीन है, ठीक है, नेप्थलीन सीधे किस में बदल जा रहा है, गैस में बदल जा रहा है, किस में बदल जा रहा है, गैस में। तो इसको क्या बोलते हैं, जब कोई भी ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन को हम बोलते हैं सब, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ठीक है, तो आपको मैं बोल दे रहा हूँ, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। नेप्थलीन एक वाष्पशील ठोस है। यह ठोस से द्रव बने बिना सीधे गैस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अतः कोई अवशेष नहीं बचता। लिख लिए, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या बोला गया है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। यानी इत्र जो होता है ना, इत्र, इत्र जो होता है उसकी गंध जो होता है ना, बहुत दूर अगर कोई इत्र लाकर बैठा है ना, तो बहुत दूर अगर बैठा है हमसे, तो भी उस इत्र की गंध जो होती है वो हमारे नाकों तक पहुंच जाती है, हमें हमें क्या होती है, महकने लगता है। ठीक है, तेजी से। तो क्यों, कारण क्या है, आप बताइए, सोचिए। देखिए हम पहले बता चुके हैं कि जो इत्र होता है ना, वो तेजी से एयर में क्या होता है, बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, समझ आ गया, बहुत तेजी से फैलता है। ठीक है, विस्तृत होता है, विस्तृत मतलब समझ रहे हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है विस्तृत होना। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे पास जल्दी आ जाता है। ये भी बोल सकते हैं कि इत्र बहुत तेजी से क्या होता है, वेपर बन जाता है। ठीक है, चलिए तो मैं इसका आंसर लिखा देता हूँ, आप लिख लीजिएगा। चलिए लिखिए, इत्र वाष्पशील द्रव है जो तेजी से वाष्प में बदलता है। इसके कण वायु के कणों के साथ मिलकर तेजी से विस्तृत होते हैं। बस यही है। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि इत्र के जो कण होते हैं वो वायु के कणों के साथ तेजी से क्या होते हैं, मिलकर विसरित हो जाते हैं, फैल जाते हैं चारों तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करिए। देखिए कणों के बीच आकर्षण, यानी कि आप बताइए, आप अपने मन से सोचिए कि देखिए अवस्था होते हैं ठोस, द्रव, गैस, तीन अवस्था होती है ना पदार्थ की। यहाँ पे लिख देता हूँ ठोस, द्रव, गैस। आप बताइए यहाँ पे सबसे ज्यादा आकर्षण किसके बीच होगा, किस कणों के बीच होगा, ठोस, फिर दूसरा नंबर द्रव, और तीसरा नंबर गैस। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसके बीच होगा, किस कणों के बीच होगा, तो ठोस के कणों के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें आप देखिए, इसमें किसमें लिखना है, देखिए बढ़ते हुए आकर्षण बल, यानी कि बढ़ते हुए आकर्षण बल के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए गैस में सबसे कम आकर्षण बल होता है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठोस, ठीक है, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल इसमें होगा, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद गैस। यहाँ पे देखिए समझ में आ जाएगा आपको। अब ये देखिए, ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया आकर्षण बल के हिसाब से। ठीक है, देखिए गैस में सबसे कम आकर्षण बल होगा उनके मॉलिक्यूल्स के बीच, द्रव में उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और ठोस में सबसे ज़्यादा। तो ये बढ़ते क्रम में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे सबसे देखिए, इसमें गैस कौन सा है, तो ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे आपका गैस है, तो यहाँ पे O2 लिख देंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ये सबसे कम आकर्षण बल इसके बीच रहेगा। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ऑक्सीजन, गैस ही तो है। ठीक है, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे जल है, तो यहाँ पे जल, यानी कि आप यहाँ पे जल लिख दीजिए, H2O लिख दीजिए या जल लिख दीजिए। ठीक है, जल। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या है, ठोस, ठोस कौन सा है, चीनी, यानी इसके बीच हमारा क्या होगा, कणों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यानी कि
25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो पदार्थ होगा वो किस अवस्था में रहेगा, लिक्विड में रहेगा कि गैस में रहेगा कि ठोस में रहेगा, आपको बताना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो लिक्विड है वो किस अवस्था में रहेगा, यानी कोई पदार्थ है वो किस अवस्था में रहेगा, ठोस में रहेगा, गैस में रहेगा या द्रव में बदलना है, ठीक है, बदलना नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों में से बताना है देख करके, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऊपर बता दिया है। यहाँ पे देखिए ए नंबर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और तीसरा दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपको बताना है। तो ये देखिए यहाँ पे सारे कमरे के ताप पे, यहाँ पे देखिए कमरे के ताप पे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, तो वो जो कोई सा भी पदार्थ है वो किस अवस्था में रहेगा आप याद रखिएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, किस अवस्था में रहेगा, तो आप याद रखेंगे द्रव अवस्था में रहेगा। कौन सी अवस्था में रहेगा, द्रव अवस्था में, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, कोई सा भी पदार्थ रहेगा वो ठोस, याद रखिएगा ठोस अवस्था में रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है ना, वो जल का हिमांक और बर्फ का गलनांक भी है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई सा भी पदार्थ किस अवस्था में रहेगा, द्रव और वाष्प, द्रव और वाष्प। क्योंकि जो द्रव होता है ना, जो जल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, खौलने लगता है, वाष्प में परिवर्तन होने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि द्रव और गैसीय अवस्था दोनों में रहेगा, ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, जल का क्वथनांक है। क्या है, जल का क्वथनांक, आप लिख लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, जल का क्वथनांक है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है बताइए, जल का हिमांक, ठीक है, और बर्फ का गलनांक, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर को आप ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर क्या बोल रहा है, देखिए पुष्टि हेतु कारण दे, आपको कारण देना है, ठीक है। देखिए ए नंबर में क्या है, ए नंबर में बोला गया है जल कमरे के ताप पर द्रव है, क्यों है आपको बताना है। जो जल होता है वो कमरे के टेम्परेचर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे वो द्रव अवस्था में रहता है, क्यों रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट लिखिए, 1 नंबर ऐसे पॉइंट डाल के लिखिए, 1 नंबर ऐसे पॉइंट डाल लीजिए। अब लिखिए, लिखिए इसका निश्चित आयतन है, यानी कि इसका निश्चित क्या है, आयतन है, लेकिन आकार अनिश्चित है। पहला कारण ये है, ठीक है। दूसरा कारण लिखिए, जिस बर्तन में रखो उसका आकार ले लेता है, जिस बर्तन में रखो उसका क्या कर लेता है, ये आकार ले लेता है। ये सारा मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इसमें बहने, इसमें बहाव होता है, ठीक है, यानी जल में क्या होता है, बहाव होता है। अगला क्या है, यहाँ पे लिखा गया है दूसरा, देखिए अगला है लोहे की अलमारी, 1 मिनट, अगला है क्या है, लोहे की अलमारी, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, कमरे के ताप पे क्या है, लोहे की जो अलमारी होती है वो ठोस होती है, तो वैसे ही दिखता है नॉर्मली, ठीक है। तो इसका भी पॉइंट डाल के लिखिए, लिखिए 1 नंबर पॉइंट डाल के ऐसे लिखिए, इसका निश्चित आकार और निश्चित आयतन है। इसका आकार और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है, यानी ठोस अगर कोई बोलेगा तो आप क्या बोलेंगे, ठोस का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, यह दृढ़ है, यह दृढ़ है, यानी कि क्या है, रिजिड बोलते हैं दृढ़ को, यह दृढ़ है, बहती नहीं है, ठीक है। जैसे कि ऊपर जो जल क्या हो रहा था, बह रहा था, लेकिन ये क्या है, दृढ़ है, बहती नहीं है। इसका गलनांक कमरे के ताप से बहुत अधिक होता है, यानी इसका गलनांक जो होता है ना, कमरे के ताप से क्या होता है, बहुत अधिक होता है, यानी इसको गलाने के लिए कमरे के ताप पे नहीं गलता है। अगर इसको कमरे के ताप से बहुत ज़्यादा अगर इसको टेम्परेचर दिया जाए, ठीक है, तो ये लोहा भी क्या हो जाता है, गल जाता है। आप देखते ही होंगे लोहा भी क्या होता है, पिघल जाता है, तभी तो हथौड़ा या कुछ भी बना लेते हैं उसको गर्म करके, पीट पीट करके, ठीक है। तो लोहे भी क्या होते हैं, लिक्विड अवस्था में आ जाएंगे अगर उनको कमरे के ताप से अधिक तापमान दिया जाए। समझ में आ रहा है। चलिए ये पॉइंट तो हो गया होगा। देखिए अगर आपका पॉइंट अगर छूट रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करिए कि वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आज ये खत्म हो जाएगा, 3 क्वेश्चन और हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है।
यहाँ पे सोचने वाली बात है। देखिए 273 केल्विन पे बर्फ को ठंडा करने पर, ठीक, ठंडा करेंगे, जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर, अगर जल को हम क्या कर देंगे इसी तापमान पे भी ठंडा कर देंगे तो शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है, तो लिखिए यहाँ पे, मैं बोल देता हूँ, लिखिए, लिखिए, बर्फ पिघलने के लिए माध्यम से गलनांक की गुप्त ऊष्मा अवशोषित करती है, यानी कि जो बर्फ जहाँ रखा रहता है ना वो अगल बगल से क्या करती है, वो 273 डिग्री मतलब 273 केल्विन पे वो क्या करती है, जो माध्यम होता है उससे क्या करती है, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या करती है, अवशोषित करती है, यानी गल गल जब गलती है ना तो गुप्त ऊष्मा अगल बगल से क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, तभी तो वो धीरे धीरे गलती है। ठीक है, जल या गुप्त ऊष्मा नहीं लेता है, और जल जो होता है ये गुप्त ऊष्मा कहीं बाहर से एनर्जी या ऊष्मा नहीं लेता है। ठीक है, इसीलिए यही कारण है कि देखिए 273 केल्विन पर अगर बर्फ को हम अगर ठंडा करेंगे तो क्या करेगा, अलग से क्या कर लेगा, गुप्त ऊष्मा लेगा। ठीक है, लेकिन जो जल को अगर हम 273 केल्विन पे ठंडा करेंगे, बर्फ में बदलेंगे, तो क्या करेगा, वो अलग इधर उधर से गुप्त ऊष्मा नहीं लेगा, इसलिए जल ज़्यादा ठंडक करेगा। ठीक है, चलिए, बर्फ द्वारा अवशोषित ऊष्मा 3.34 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट है। ठीक है, बर्फ द्वारा अवशोषित ऊष्मा कितनी होती है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल होती है। समझ में आ गया, ये तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसलिए बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करती है, इसलिए बर्फ क्या होता है, अधिक शीतलता प्रदान करेगी। ठीक है, चलिए आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, उबलने तथा, देखिए अगला क्वेश्चन मैं ऐसे मार्क करते लिखता हूँ। ठीक है, आपको दिखेगा भी, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। तो आपको हमने बताया था थ्योरी में कि जो भाप में होती है ना वो सबसे तेज हाथ को जला देता है, लेकिन जल क्या होता है, जल इतना तेज नहीं जलाएगा, लेकिन भाप से हमें हाथ बहुत तेज जलता है। क्यों, कारण ये है कि सबसे ज़्यादा गुप्त ऊष्मा किसमें होती है, भाप में होती है, गुप्त ऊष्मा के कारण जलता है। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, लिख लीजिए, जलने की तीव्रता भाप में अधिक होती है। आप बस इसका उत्तर लिख दिए, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होगी, तो आप बताएंगे कि जो भाप होगी उसमें क्या होगी, जलने की तीव्रता सबसे अधिक होगी, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित चित्र के अनुसार ABCDEF की अवस्था परिवर्तन को नामांकित करें, यानी कि इसकी अवस्था परिवर्तन को हमें क्या करना है, नामांकित करना है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था और अब बताता हूँ, थ्योरी में बता दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखना ये है, एक मिनट इसको हटा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा, इसको मैं इधर करता हूँ, हो जाए, हाँ, चलिए देखिए, यहाँ पे अवस्था परिवर्तन को नामांकित करना है, यानी कि उसका नाम देना है कि अवस्था परिवर्तन क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए, आप खुद देख करके बताइए, संगलन यानी फ्यूजन। ठीक है, संगलन कहाँ हो रहा है, संगलन, गलन आ रहा है, गलन के बस आ रही है कि नहीं, तो संगलन यानी कि कोई सा भी ठोस पदार्थ है वो गल रहा है। ठीक है, तो संगलन किस में हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये ठोस है ना, ये हमारा क्या है, ठोस है। देखिएगा, ये एरो गया है, ये एरो इधर गया है, यानी कि हमारा क्या हो रहा है, पॉइंट ए में, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट ए में हमारा क्या हो रहा है, संगलन हो रहा है, संगलन। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठोस से किस में बदल जा रहा है, ये द्रव में बदल जा रहा है। देखिए, ठोस से किस में बदल जा रहा है, द्रव में, यानी ये गल रहा है ना, संगलन नाम दे देंगे। ठीक है, बी नंबर देखिए, ये वाला बी पॉइंट, ये एरो इधर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये द्रव, द्रव से किधर जा रहा है, गैस में बदल रहा है ना, द्रव से किस में बदल रहा है, गैस में। तो क्या हो रहा है, द्रव से गैस में बदलना क्या कहलाता है, बताइए, सोचिए, वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वाष्पीकरण। ठीक है, वेपोराइजेशन हो रहा है ना, बी वाला पॉइंट हो गया। बी के बाद क्या आता है, सी। अब सी वाला पॉइंट देखिए, सी वाला पॉइंट देखिए, यहाँ पे सी वाला पॉइंट, ये देखिए, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे समझ में आएगा अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सी वाला पॉइंट देखिए, ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, गैस से किस में बदल रहा है,
गैस से आप देखेंगे यहाँ पे गैस से सीधे किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो गैस से द्रव में बदलना क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो सी पॉइंट में लिखिएगा संघनन। क्या लिखेंगे आप, संघनन कहलाता है। संघनन किस में बदल रहा है, गैस से द्रव में बदल रहा है। ठीक है, डी पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट डी पॉइंट, ये डी पॉइंट द्रव से किस में बदल रहा है, ठोस में बदल रहा है। यानी डी पॉइंट में क्या लिखेंगे, डी पॉइंट में लिखेंगे क्या हो रहा है, द्रव से ठोस में, यानी कि जम रहा है ना, तो इसको जमना बोल सकते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जमना, जमना, ठीक है, जम रहा है। ठीक है, सॉलिड में बदल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ई नंबर, ई नंबर पॉइंट देखिए, ई कहाँ है, आप देखिए इसमें ई कहीं दिख रहा है, ई यहाँ पे है। ठीक है, ई यहाँ पे है। ठीक है, ये एरो का चिन्ह इधर है। आप देखिए यहाँ से ठोस से सीधे किस में बदल जा रहा है, ठोस से सीधे गैस में बदल जा रहा है। ई में क्या हो रहा है, ये आपको हम बताए थे कि कोई भी पदार्थ अगर ठोस से सीधे गैस में बदलता है तो उसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, यानी सब्लिमेशन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन, इसका नाम क्या है, ऊर्ध्वपातन, इसका नाम हम ऊर्ध्वपातन बोलेंगे, सब्लिमेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ई नंबर समझ में आ गया। अब बच गया हमारा लास्ट का एफ। एफ नंबर देखिए, सीधे गैस से किस में बदल जा रहा है, सीधे गैस से ठोस में बदल रहा है। तो हमारा एफ में क्या हो जाएगा, एफ में हमारा हो जाएगा, आपको बताया था ना निक्षेपण, याद करिए, आपको हम बताया था निक्षेपण, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, सीधे गैस से किस में बदल रहा है, द्रव में बदल रहा है, नहीं, सीधे गैस से ठोस में बदल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा निक्षेपण हो गया। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डीपोजिशन। क्या बोलेंगे, डीपोजिशन, डीपोजिशन। ठीक है, और ऊर्ध्वपातन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा। तो हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। ठीक है, यानी कि हमारा 9th क्लास का जो साइंस है उसका हम पूरी तरह से प्रश्न के साथ हम इसको सॉल्व कर चुके हैं और समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आगे वाले आने वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का।